हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड वेरी चीयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं यशस्वी व्यास फ्रॉम रेजोनेंस प्री मेडिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, राइट। इससे पहले हम बॉटनी का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जंतुओं में जनन, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जूलॉजी का चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, मानव जनन, राइट। इस चैप्टर से नीट में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस बनकर आ ही जाते हैं। तो आज के इसी लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, वही जो हमारा पैटर्न है एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल्दो जो भी सारी नॉलेज थी आप गैदर कर चुके हैं, बट एनसीईआरटी की अगर आपने लाइंस नहीं पढ़ी है तो आपकी नॉलेज तब तक इनकम्प्लीट ही रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मानव जनन। देखिए, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर मैं इनकी टर्म्स बता देती हूँ आपको। यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गैमेटोजेनेसिस, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। निषेचन एंड अंतरोपण मीन्स फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सगर्भता, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रसव, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, दुग्ध श्रवण। तो ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ऑल्दो लेक्चर वाइज हम सारी चीजों को आपको जो है डिस्कशन कराते हुए चलेंगे, ताकि हर एक लाइन पर आपका फोकस बना रहे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आप कंसेप्शनली समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक जनन के रूप में जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। हम सभी जानते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने यही चीजें तो कवर की थी। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मक जनन, यानी कि युग्मकों की संरचना। देखिए बच्चों, इसमें कुछ टर्म्स दी हुई है जो कि आपको, मैं सबसे पहले उन टर्म्स को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि अब उन टर्म्स को आप समझ पाओ। देखो, सबसे पहले इसमें एक टर्म दी हुई है युग्मक जनन। उसके बाद में युग्मक जनन के बाद में है वीर्य सेचन। देन वीर्य सेचन के बाद में है निषेचन। देन जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, राइट, अंतरोपण, गर्भावधि मीनिंग भ्रूणीय परिवर्धन, देन प्रसव। फाइन, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ये पूरा टोटल ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल थियोरी पूरे बेसिक्स कवर कर देती हूँ। एक आपके माइंड में एक माइंड मैप बना देती हूँ, ताकि आपको पता चल सके चैप्टर को पढ़ने से पहले कि इस चैप्टर के अंदर हम मेनली डिस्कस क्या करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लास्ट चैप्टर में जैसे कि हमने आपको बताया था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक, दोनों एक दूसरे के साथ में निषेचित होते हैं। निषेचित होने के परिणाम स्वरूप वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? जायगोट का, यानी कि युग्मनज का। वो जायगोट युग्मनज क्या करता है? उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसका परिवर्धन होता है। उसी के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? भ्रूण का, यानी कि एम्ब्रियो का। इतनी बात क्लियर हो गई थी सबको। अब एम्ब्रियो के बनने के बाद में
उनसे पहले भी एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, यानी कि निषेचन उससे पहले हुआ था, राइट। तो निषेचन से पहले भी मैंने आपको बताया था कि इनके पहले भी जब तक मेल गैमेट, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मेल गैमेट यह है मेल गैमेट और यह है फीमेल गैमेट, राइट। अब मेल गैमेट को क्या बोला जाता है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को बोला जाता है ओवम, राइट। इससे पहले भी जब स्पर्म और ओवम का जब निर्माण होता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन, यानी कि गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है इस प्रक्रिया को? गैमेटोजेनेसिस, राइट। गैमेटोजेनेसिस के बाद में जब युग्मक बन जाते हैं तो इनका क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर होते हैं, यानी कि इनका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण के बाद में क्या होता है? फिर स्थानांतरण के बाद में किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये मेल और फीमेल में एक दूसरे के साथ में निषेचन होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में यानी निषेचन के बाद में जायगोट बनता है। जायगोट के बाद में फिर एम्ब्रियो बनता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये पूरी एक लंबी प्रोसेस चलती है, इस तरीके से पूरी लंबी भूमिका चलती है। इस एम्ब्रियो के बनने के बाद में यानी कि युग्मक जनन हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की संरचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है युग्मक जनन। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्य सेचन, क्या कहलाता है? वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। स्त्री जनन पथ में यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में शुक्राणुओं का जो स्थानांतरण है वही कहलाता है वीर्य सेचन, और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन कहलाता है निषेचन। क्लियर इतनी बात? जो मैंने आपको ये फर्टिलाइजेशन बताया था, इसी फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? निषेचन, जिसके कारण युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोरकपुटी, ब्लास्टोसिस्ट, इस जायगोट के बनने के बाद में कहानी खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद में कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, कई जटिल प्रक्रियाएं चलती है जिनके परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। जायगोट तो एक सिंगल सेल होता है, राइट। इसके आगे कई सारी फर्दर प्रोसेसेस चलती है। देखिए इसके बाद में क्या होता है? कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना होती है। ये क्या होती है हम आपको आगे फर्दर बताएंगे। तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना क्या कहलाता है? अंतरोपण। अंतरोपण का मीनिंग क्या होता है? इम्प्लांटेशन, यानी कि जो भ्रूण था वो जो जायगोट डिवीजन करता है पहले, ठीक है, जायगोट डिवीजन करता है, विभाजन करता है, विभाजन के बाद में फिर वो उसका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि अंतरोपण होता है। उसी को बोला जाता है जब हम पता लगा लेते हैं कि दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट, फीमेल जो है प्रेग्नेंट है। भ्रूणीय परिवर्धन गर्भावधि कहते हैं हम उसको, उस टाइम ड्यूरेशन को, और शिशु के जन्म को क्या बोला जाता है? प्रसव बोला जाता है। की क्रियाएं घटनाएं घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात प्यूबर्टी के बाद में संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती है। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है, राइट। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। तो ये था क्या बच्चों? ये नॉर्मल सा बेसिक्स था कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो। अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल, और फर्दर इन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। देखिए आगे, सबसे पहले देखिए पुरुष जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। चलिए
अब यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए देखिए, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणीय क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में अवस्थित रहते हैं। सबसे पहले तो जो है लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। तो देखिए इसमें एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल है। तो पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं। आगे देखिए, शरीर में वृषण, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखा रखा है। पहले हम थ्योरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम डायग्राम पे स्विच करेंगे। देखिए शरीर में वृषण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों, टेस्टिस। इस चैप्टर के अंदर कई सारी हिंदी में टिपिकल टर्म्स दी हुई है, बट अगर वो हिंदी की टर्म्स आप याद ना रख पाए तो आप इंग्लिश की टर्म्स भी याद रख सकते हैं, बिकॉज हिंदी की एनसीईआरटी ने विद इंग्लिश टर्म्स भी दी हुई है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हिंदी की टर्म्स काफी टिपिकल है, याद नहीं रहती है। इवन नीट के पेपर में भी इंग्लिश की टर्म से ही क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, तो डोंट वरी, आप इंग्लिश की टर्म भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए, वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम बोला जाता है। शरीर जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उदर गुहा के बाहर, जिसको क्या बोला जाता है, वृषण कोश या फिर स्क्रोटम। वृषण कोश वृषणों के तापमान, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायता करता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। क्यों स्क्रोटम बाहर होते हैं बॉडी के, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, और उनको बनने के लिए क्या जरूरी है, उनके बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कम रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनको बॉडी के बाहर में प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है इतनी बात। फिर से देखिए एक बार, वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायता करते हैं, जो कि शुक्राणु जनन का मीनिंग क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु का स्पर्म्स का बनना के लिए आवश्यक है, इसीलिए उसको बॉडी के टेम्परेचर से बाहर रखा जाता है। आगे देखिए, वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होते हैं, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, देखिए 3.1 में, ये मेल रिप्रोडक्टिव
ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है आपको। देखिए ये है स्खलनीय नलिका, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये है वृषण, ये जो हम वृषण की बात कर रहे थे ये है वृषण, राइट। दिस इज द टेस्टिस। देखिए बॉडी के ये पेल्विक रीजन में है और बॉडी के बाहर है। ये क्या है, वृषण कोश, कंदमूत्र पथ ग्रंथि, मलाशय, गुदा, एनस, ये स्खलनीय वाहिनी, इजैक्यूलेटरी डक्ट, मूत्रवाहिनी, ये शुक्राशय है, ये वाला पार्ट। अभी इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, राइट। इसलिए अभी आपको इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, पहले इनके बारे में हम पढ़ लें, उसके बारे में बाद में हम इस पे स्विच करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। वो क्या करती है, शुक्राणु को बनाने का काम करती है। प्रत्येक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, नर जन्म कोशिका यानी कि शुक्राणु जन या फिर स्पर्मेटोगोनिया, और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, जो कि क्या करती है, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। 3.2 में दिया हुआ है, अभी आगे बताएंगे आपको। नर जन्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है। मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस यानी कि सेल डिवीजन का एक टाइप है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, उसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। क्लियर इतनी बात, आगे देखिए। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। उनके बाहर जो बाहरी अवकाश होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें क्या होती है, इसमें छोटी छोटी रुधिरवाहिकाएं तथा अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, या फिर उन्हें लीडिंग कोशिकाओं भी कहा जाता है। इनको ये कोशिकाएं क्या करती है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या, लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी कि एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। तो जो एंड्रोजन पूछा जाए किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो लीडिंग सेल्स के द्वारा। यहाँ पर कुछ कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। क्लियर इतनी बात, आगे चलते हैं। देखिए आगे, नेक्स्ट है अब सहायक नलिकाएं। कौन कौन सी सहायक नलिकाएं होती है पुरुष के मेल्स के अंदर, देखिए वृषण जालिका, रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक। अभी जस्ट मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हिंदी की टर्म्स के साथ साथ में एनसीईआरटी ने इंग्लिश की टर्म्स भी दे रखी है। वृषण जालिका को बोला जाता है रेटिटेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं को वासा फ्रेंचिया, अधिवृषण को एपिडिडाइमस, शुक्रवाहक को वास डिफरेंस। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट। देखिए क्या है ये, आपको बताया था शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, जिससे क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। ये अंतराली कोशिकाएं और ये सर्टोली कोशिकाएं, ये सर्टोली कोशिकाएं है बीच बीच में, ये अंतराली कोशिका इंटरस्टिशियल सेल्स, ये शुक्राणु है, राइट, ये शुक्राणु है, जिनको कि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसीलिए सर्टोली कोशिका को क्या बोला जाता है, नर्स सेल। क्या बोला जाता है, नर्स सेल्स, राइट। चलिए शुक्रवाहक पे छोड़ा था हमने, शुक्रवाहक होते हैं।
वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती है। देखिए बच्चों, ये पूरा पाथ दे रखा है, राइट। ये स्पर्म का पाथ दे रखा है, पाथ ऑफ स्पर्म कहाँ से कहाँ पे ट्रेवल करेगा वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो वृषण की जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो वृषण नलिकाओं के माध्यम से सबसे पहले कहाँ पर ओपन होती है? शुक्र वाहिकाओं में। यह शुक्र वाहिका वृषण से चलकर किस में ओपन होती है? अधिवृषण में ओपन होती है। अधिवृषण कहाँ पर स्थित होता है? पश्च सतह पर स्थित होता है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है तथा मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इन लाइन से क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग से स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है, जैसा कि डायग्राम 3.1 में बता रखा है। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको 3.1। देखिए यहाँ पर ये रहा शुक्राशय, ये मूत्राशय, ये शुक्रवाहक, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, पुरस्थ ग्रंथि जिसको कहा जाता है, और ये स्खलनीय नलिका, ये पूरा दे रखा है यहाँ पर। सेम देखिए यहाँ पर भी है, पूरा डायग्राम को बता रखा है। ये अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण जालक, ये पालिका है जो जैसे आपको लोब्यूल्स बताई थी 250 के करीब, ये वो लोब्यूल्स है। ये फॉर स्किन अग्रछंद, ये वृषण, और ये यूरेटर, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, और ये शुक्रवाहक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लूप बनाती है, तब हमने कवर कर लिया था। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण कर देती है। आगे उनको फर्दर वो आगे लेकर चल जाती है स्पर्म को। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की और एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है। लास्ट में एक पोर होता है जिसको बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस। लास्ट पॉइंट है नेक्स्ट, शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान इरेक्शन में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है, जिसमें कि स्पर्म को फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लेके जाया जाएगा। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद या फिर फॉर स्किन कहते हैं। क्लियर इतनी बात? आगे देखिए, ये पूरे ग्लैंड्स के बारे में है। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? सबसे पहले एक जोड़ा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितने पेयर्स में होते हैं। सबसे पहले एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ ग्रंथि, और क्या होती है? एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां, ये सभी होती हैं। ठीक है, ये क्या क्या फंक्शंस करती है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है एक। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय समाइनल प्लाज्मा का निर्माण करना है, जो फ्रक्टोज यानी कि शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णव एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव खून के दौरान शिश्न में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायता करता है। तो इससे क्वेश्चन बनकर आ जाता है। आगे देखिए, इतना ही है आपका, राइट, कि इससे क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ जो है समझा दिया है।
तो इस लेक्चर में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे और आगे चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।